नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है, तो संविधान के नाम पर आज सियासत भी देखने को मिली। क्या है खबर, दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ ही खड़े हुए नए सियासी बवाल की। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो बीजेपी ने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया है। कैसे इस मुद्दे पर बंगाल की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है, करेंगे राजनीतिक दलों के लोगों के साथ खास चर्चा। होगी बात इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद उपजे हालात के धीरे धीरे हो रहे सुधार की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एसटी लीडरशिप समिट को किया संबोधित। कहा, अनिश्चितताओं के दौर में आत्मविश्वास से भरा है भारत। आशंकाओं के बादल हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार की ओर अग्रसर है देश। देश कर रहा है पुण्यतिथि पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद। अलग अलग हिस्सों में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए बाबा साहब के आदर्श हैं प्रासंगिक। बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास को लेकर बवाल। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया हुमायूं कबीर को शह देने का आरोप। कहा, वोट बैंक का एजेंडा सेट करने में जुटी है टीएमसी। राष्ट्रपति पुतिन के डिनर पर न्योता न मिलने के कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी आक्रामक। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करने की दी सलाह। सोनिया गांधी के बयान पर भी भाजपा का पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार सुधार रही कांग्रेस सरकारों की गलतियां। इंडिगो संकट को लेकर सरकार सख्त। नागर विमानन मंत्रालय ने रिफंड का दिया निर्देश। इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन में सुधार की प्रक्रिया हुई तेजी से शुरू। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 70वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्हें पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है। हर साल 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में भी बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और पटना समेत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग को उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहें। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें आज़ादी के बाद से 60 साल तक बगैर मकान के लोग रह रहे थे। इलाज के लिए उनके प्रावधान नहीं थे। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कदम आगे बढ़ाए गए, सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में ये सार्थकता के साथ में कदम आगे बढ़ाए गए। देश के अलग अलग राज्यों में भी इस खास मौके पर बाबा साहेब को याद किया गया। मुंबई में चैत्य भूमि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित समारोह में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर सीएम योगी ने निशाना साधा। तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। दिन की शुरुआत बाबा साहब को इस परिनिर्वाण स्थली पे प्रणाम करके किया है और बाबा साहब का मार्गदर्शन, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें और देश को आगे लेके जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में समानता, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए समर्पित की। उनका संघर्ष न सिर्फ जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ था, बल्कि उन्होंने समाज को मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। क्या खाएगा? डेरी नूडल। ऑर्डर ले ले भाई। वो छोटू चिंटू जो भी है, रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो उनके साथ उनके तमाम समर्थक नजर आए। वहीं अराजक तत्वों ने राष्ट्रीय राजमार्ग तक आज इस मौके पर अवरुद्ध कर दिया। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन आज जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो ममता बनर्जी सरकार का पूरा प्रशासन उनके मदद में एक तरीके से खड़ा दिखाई दिया। इस दोहरे रवैये पर बीजेपी ने टीएमसी और हुमायूं कबीर पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ममता दीदी वोट बैंक की खातिर बंगाल के में लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। में बाबरी पर बवाल, हुमायूं कबीर ने रखी मस्जिद की नींव, बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, विधायक का निलंबन केवल राजनीतिक ड्रामा, साधने में जुटी है ममता वोट बैंक का एजेंडा। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता के रंगों ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है, जिसके केंद्र में है टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने पहले की गई घोषणा को हकीकत में बदलते हुए
बेलडांगा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिद की नींव रख दी। इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि जैसा उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। আমি আজকে আবার আপনাদের কাছে ঘোষণা করছি, বাবরি মসজিদ নির্মাণ হবে, কোনো শক্তি আটকাতে পারবে না। আটকাতে আসলে আমাদের জীবনের বিনিময়ে তার মোকাবেলা করবে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে মোকাবেলা করব, শহীদ হয়ে যাব, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। বাবরি মসজিদ হবে। इससे पहले टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का विचार मुस्लिम आबादी के आधार पर आया है और मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगी जिसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बाधा डाली गई तो हम अपने जीवन की कीमत पर इसका सामना करेंगे। हुमायूं कबीर ने विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी अपील की। उनके अनुसार राज्य की 294 सीटों में से 90 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भेजा जाना चाहिए, जबकि बाकी सीटों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच हो। अपने बयान से उन्होंने राज्य में बढ़ती हिंसा और अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए और दावा किया कि इसका खामियाजा मुस्लिम समुदाय ही भुगत रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी साजिश करने का आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर जहां एक और हुमायूं कबीर पर सांप्रदायिकता को भड़काने का आरोप लग रहा है, वहीं ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन करने को लेकर निशाने पर है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी से हुमायूं कबीर का निलंबन महज एक नाटक है और छिपे तौर पर हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक राजनीति को ममता सरकार के प्रशासन और पुलिस का पूरा समर्थन हासिल है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मुस्लिम भावनाओं को भड़का रही है। अमित मालवीय का आरोप है कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बेलडांगा में हुमायूं कबीर के मुस्लिम समर्थक बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए ईंटें लेकर जाते दिख रहे हैं और पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। अमित मालवीय ने आशंका जताई कि कोई संगठित अशांति यहां से गुजर रहे NH-12 को बाधित कर उत्तरी बंगाल को राज्य के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर सकती है। ऐसी स्थिति राज्य में कानून व्यवस्था और आवाजाही के लिए परेशानी पैदा करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक को मजबूत करने और राज्य में तनाव बढ़ाकर सामाजिक ताने बाने में दरार डालने की हद तक जाती दिख रही हैं। पूरे मामले को भाजपा ने ममता बनर्जी की दशकों की तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का प्रतिबिंब बताया है। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत, ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज आई है वही प्रकाश जी से बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और उसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। वही कांग्रेस ने तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, बंगाल में बाबरी का प्रयोग, संयोग या प्रयोग, एक तरीके से इसको लेकर लगातार राजनीतिक खेमेबाजी दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। माधवी अग्रवाल हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, भास्कर सिन्हा रॉय हैं टीएमसी के समर्थक हैं, और प्रकाश चंदोलिया जी हैं, एडिटर हैं, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार, और फिरोज वक्त अहमद साहब हैं जो कि पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ जाने माने
एक तरीके से मुस्लिम स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। माधवी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया, उसके बाद भी आप मतलब बीजेपी आरोप लगा रही है कि साहब ये टीएमसी करवा रही है। अब तो उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया, तो फिर ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं? माधवी जी। देखिए, टीएमसी की चाल है, पार्टी से निकाल दिया का मतलब क्या है भाई? उनके एमएलए हैं, उनके टिकट से जीतकर वहां पर स्थापित हुए हैं, और जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके बाद जो है ममता बनर्जी की पूरी जो मशीनरी है वो इसके साथ में इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए सारी मशीनरी इन्होंने लगा दी। प्रशासन मूक दर्शक होकर देखता रह रहा है, ईंटों पे ईंटें ले जाकर वहां पर जो है वो स्थापित की जा रही है। तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और अगर इनको निलंबित करना ही था तो तब करते, जब 70% मुस्लिम हैं यहाँ पर और 30% हिंदुओं को मारकर काटकर ये लोग बोल रहे थे कि भागीरथी में बहा देंगे, ये वही हुमायूं कबीर है। तब तो ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा था। ममता बनर्जी ने तो तब भी कुछ नहीं कहा था जब इनके जो मेयर हैं उन्होंने कलकत्ता के एक एरिया को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। और ममता बनर्जी खुद जब जो रामनवमी का दिन होता है उसे वो दंगा करने वाला दिन कहकर संबोधित करती है। तो निलंबित करने का मतलब क्या है? जब ये खुद ही ऐसे भाषण देती है मंचों से खड़े होकर, जो एक तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतीक बन जाते हैं, जो 34% मुस्लिम आबादी जिसको वो खुद बोलती है कि बंगाल में हो चुके हैं, उनको तुष्ट करने के लिए ये बातें करती हैं। तो निलंबन तो पहले अपना खुद देना चाहिए, जो बंगाल को इन लोगों ने अराजकता और हिंसा के मुख पर लाके रख दिया है। भास्कर जी, ये जो निलंबन है, भास्कर जी, ये जो निलंबन है ये दिखावा है और असल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, ये आरोप है आपके ऊपर। भास्कर जी, देखिए, सामने चुनाव है, मंदिर मस्जिद का राजनीति जो पार्टी करता है, कौन पार्टी करता है सब जानते हैं। जब भी सामने चुनाव आ जाता है तो मंदिर बनाना और मस्जिद बनाना ये सब काम बीजेपी करता है। आपको याद होना चाहिए, यही हुमायूं कबीर 2019 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, लोकसभा में चुनाव लड़े थे, हार गए, फिर टीएमसी रिज्वाइन किए। देखिए, बात यह है कि कब कर रहे हैं। आगे कोई भी दिन कोई भी मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है, लेकिन चुनाव जब सामने है और एक विशेष दिन में ये करने का कारण है कि मुसलमान वोट बैंक जो है टीएमसी के साथ, उसको तोड़ने के लिए बीजेपी बहुत कोशिश की है, लेकिन कामयाब ना हो पाए। इसीलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को पैसा देके ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई सर इस आरोप के पीछे कोई अगर सबूत है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि पैसा देकर उनसे काम करा, ये आरोप क्या गलत है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति और मंदिर मस्जिद राजनीति चुनाव के पहले बीजेपी करता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा देके हुमायूं कबीर के माध्यम से ये काम कराया, तो इसलिए दे रहा है, कितने सारे लोगों को कहां से जुटाया। देखिए, बात है कि इसको तो अच्छा, टीएमसी एज ए पार्टी, भास्कर जी, टीएमसी एज ए पार्टी इस पूरे मसले पर कहां खड़ी है? बाबरी मस्जिद के नाम से इबादत गाह की नींव की ईंट रखी गई है, क्या टीएमसी इसका समर्थन करती है या नहीं? देखिए, हाईकोर्ट जो कहा है, हाईकोर्ट कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई मस्जिद बनाने के लिए जाए तो उनको क्या रोक दिया जाएगा, या मंदिर बनाने को जाएगा रोक दिया जाएगा? प्रशासन देखेंगे कि कम्युनल टेंशन ना होना चाहिए, तो नहीं हुआ। आज कम्युनल टेंशन नहीं था और प्रशासन पूरा इसमें कोई दंगा या कुछ करने के लिए रोका गया। हुमायूं कबीर धन्यवाद दे रहे थे सर, मैं इस सवाल को लेकर भी आऊंगा क्योंकि वो धन्यवाद दे रहे हैं ऑन कैमरा के साथ। प्रशासन ने हमारा बड़ा मदद की। मैं आता हूं आपके पास में। प्रकाश चंदालिया जी, प्रकाश जी, सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले ये पूरा मसला अपने आप में पूरे राज्य की सियासत को गरमाता दिखाई पड़ रहा है, और क्या ये दिखावे का एक निलंबन है टीएमसी की ओर से? प्रकाश जी। आर्येंद्र जी, आज ममता बनर्जी के दुधारू गाय, जो ममता बनर्जी ने कई वर्ष पहले मुसलमान समाज के लिए कहा था कि वे दूध देने वाली गाय हैं, तो आज ये दूध देने वाली जो गाय है उनका एक शक्ति प्रदर्शन था। चुनाव सामने है, जाहिर सी बात है। और ये हुमायूं कबीर का जो इतिहास रहा है, माधवी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मई 24 में लोकसभा के जिस समय चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमानों की आबादी है और 2 घंटे लगेंगे, बाकी लोगों को हम भागीरथी नदी में बहा देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको पिछले 14 वर्षों में खुली छूट मिली हुई है, और आज का जो शक्ति प्रदर्शन था उसका ही एक नतीजा है। हुमायूं कबीर पिछले, जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने का ये ऐलान किया था बेलडांगा में 80% से अधिक आबादी मुसलमानों की, इसमें कोई
शक नहीं है। और वहां पर उनको मस्जिद बनानी थी, ये बात ममता बनर्जी को पहले से मालूम थी। सस्पेंशन का जो है वो सिर्फ एक नाटक रचा गया है, क्योंकि हुमायूं कबीर का इतिहास रहा है पार्टियों की अदला बदली, पलटू शाह ये है, कभी इसमें कभी उसमें, कल फिर उसमें चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो बात भास्कर दा कह रहे थे कि बंगाल में कहीं कोई तनाव नहीं है, भास्कर दा कलकत्ता महानगर में सिटी में बैठ करके आपको लग रहा है कि तनाव नहीं है। निश्चित रूप से आम नागरिक, साधारण नागरिक, करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो तनाव में है। पश्चिम बंगाल के 9 से अधिक जिलों के अंदर आप देखिए वहां पर जो आबादियां हैं वहां किस प्रकार से घबराई हुई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में 70,000 लोगों को पलायन करना पड़ा था। अवैध घुसपैठियों को आप बंगाल के अंदर घुसने की इजाजत देते हैं, उनको अपना वोट बैंक बना करके रखते हैं। और आज मस्जिद के नाम पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था 2009 उसके 19 में, उसके बाद में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो आज की तारीख क्यों चुनी गई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार देखा जो एक तरीके से कई बार जो वहां पे टेंशन हुई, दंगे हुए, तो कैसे लोगों को पलायन करना पड़ा और कैसे इंटरवीन करना पड़ा। मैं आता हूं आपके पास में, फिरोज अहमद वक्त जी है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सर, सीधा सवाल, क्योंकि बात राजनीति की नहीं है, बात यह किसी भी इबादत गाह को लेकर किसी का विरोध नहीं है, हर एक को अपना हक है जो कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे है। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद के लिए नींव रखना, उसके लिए ईंट रखना और आज के दिन को चुनना, ये क्या अपने आप में एक देश में अननेसेसरी एक विवाद को खड़ा करने के तरीके से, इससे किसका फायदा है? सियासी तौर पे छोड़ दीजिए, लेकिन मुस्लिम समाज के तौर पे देखा जाए तो क्या किसी का इससे लाभ होता दिखाई पड़ रहा है? फिरोज जी। जी आरेंद्र भाई, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बेहतरीन से सुन पा रहे हैं हम। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो साहब हैं, मुझे पता नहीं, हुमायूं कबीर, ये तो बहुत शरीफ आदमी हुआ करते थे मौलाना आजाद और नेहरू साहब के साथ, लेकिन ये कौन से हुमायूं कबीर आ गए जो नाम लेते हैं कुरान का, काम करते हैं शैतान का। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी इबादत गाह के बनाने पे कोई बंदिश नहीं है, लेकिन अगर इबादत को आप सियासत बना दें तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये साहब कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, अरे बाबरी नहीं, तुम बाबरी के अलावा कोई और बना सकते हो, अकबरी मस्जिद बना दो, लेकिन चूंकि तुम्हारे दिल में शैतान जो है वो छाया हुआ है और तुम चाहते हो कि समाज में गर्मी बढ़े, समाज को आप तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं दंगे हों, हिंदू मुस्लिम दंगे हों। और मैं 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूँ कि सारा किया धरा ये इनका नहीं है, ये जो आपके हुमायूं साहब हैं, ये सारा किया धरा जो है ममता दीदी का है, पीछे से वो इनको सपोर्ट कर रही है। ये नूरा को हमने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। उस शख्स को जो पूरे समाज में आग लगाना चाह रहा है, जो जहर घोल रहा है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, अगर ममता दीदी उसको गिरफ्तार करती है तब तो समझ में आती है। और ये सीधी सी बात है, ममता दीदी की खुद भी जबान बड़ी जहरीली है। आए दिन वो कहते रहती हैं, कह रहे मुझे हरा के दिखाओ, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। नड्डा साहब को भी उन्होंने नड्डा फड्डा चड्डा क्या क्या बोला था। तो ये सारी साजिश है वोट बैंक को, 1 मिनट में पूरा कर लूं, वोट बैंक की साजिश है और ये मुसलमानों को लटकाना, झटकाना, भड़काना, भटकाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद के नाम में। अब इनको पता है कि बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निपटा दिया है। अब बार बार इस चीज को लेके आना, पता है कि इससे भास्कर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, भास्कर जी आ रहा हूँ आपके पास। भास्कर जी प्लीज, आपको किसी ने इंटरवीन नहीं किया था, भास्कर जी प्लीज। ओके, जल्दी से फिरोज जी जल्दी से। मैं कह रही हूँ, ये भास्कर साहब देखिए, आप एक बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ईमानदारी से बात करिए। ममता दीदी वोट बैंक चाहती है मुसलमानों का, उनके मोहल्ले कितने गंदे, मैं कलकत्ता जाता रहता हूँ, मैं 24 परगना जाता रहता हूँ, सबसे गंदे मोहल्ले मुसलमानों के हैं। उनके मोहल्लों में ना कोई स्कूल होता है, ना डिस्पेंसरी होती है, ना खेल कूद के कोई क्रीड़ांगन होता है, ना स्टेडियम होता है। सच्चर कमेटी की सर रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी हालात को लेकर स्थितियां रखी गई थी कैसे, बिल्कुल उनके वोट चाहती है। बिल्कुल विरोध जी, मैं आता हूँ आपके पास में, आता हूँ, थोड़ा वक्त की सीमा है, जल्दी से बाकी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। समझाइए आप उनको, ममता दीदी को, आप एक समझदार फिरोज जी मैं आता हूं आपके पास। माधवी जी, सवाल यह है कि टीएमसी कह रही कि साहब मंदिर और मस्जिद की राजनीति तो आप करते हैं और आप लोग पैसा देके हुमायूं कबीर से ये सब करवा रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए। माधवी जी जल्दी से। देखिए, ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं, विदेशी आक्रांता की मस्जिद बन रही है और इस पर वो है जो एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए था अगर ममता बनर्जी इतनी संजीदा है। दूसरी बात, खुद ममता बनर्जी इस तरीके के भाषण देती है ताकि पश्चिम बंगाल में जो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है या मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को बड़ी तृप्ति मिले। तो ये लगातार होता रहा है। अगर आप
आप हिंदुओं के घर चलने पर मूक दर्शक होकर देखती रहेंगी, आपका प्रशासन हाथ बांधे खड़ा रहेगा, तो ये क्या संदेश देता है बंगाल? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो कहा है, और इन्होंने सही बोला, माधवी जी को लेकर जो है मुस्लिम भाई भी, हाँ माधवी जी वो ये कह रहे हैं कि साहब हाईकोर्ट का आदेश हम तो उसका अनुपालन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। फिरोज जी एक सेकंड, माधवी जी सवाल ये है कि टीएमसी कह रही है साहब हम तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। माधवी जी देखिए, हाईकोर्ट ऑर्डर दे रही है, बात ऐसी है कि ये खुद का ज़मीर मानना चाहिए कि एक विदेशी आक्रांता की अगर मस्जिद बनाई जा रही है, मस्जिद और मंदिर बनाने में सभी लोग कह रहे हैं कि कोई बुराई नहीं है, बनानी चाहिए, बन सकती है, लेकिन एक मतलब इस तरीके से मंदिर 6 दिसंबर को चुनना और बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए एकदम कमर कस के और लोगों को एकत्रित करके भड़काने की कोशिश करना, ये क्या दिखाता है? पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो ये ममता बनर्जी की साजिश, ममता बनर्जी के एमएलए हैं वो यही चाहती है कि ताकि मुस्लिम वोट जो है उनके साथ में जुड़े रहे और ज्यादा उनको तुष्ट किया जा सके। नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को चैलेंज किया। भास्कर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, भास्कर जी आप ही के पास आ रहा हूँ जी। बहुत छोटा सा सवाल है माधवी बहन, एक बात बताइए, फिरोज जो पिछले 2 इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, उसमें कितने सारे भाजपा के वर्कर्स मारे गए, आरएसएस के वर्कर्स मारे गए? फिरोज जी बिल्कुल इस पॉइंट पे हम आते हैं, फिरोज जी इस पॉइंट पे हम आते हैं। भास्कर जी सवाल ये है कि आप अभी कह रहे हैं, टीएमसी ये कह रही है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर मानना है। कई ऐसे मामले रहे हैं राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले, जिनका लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट तक आती रही है क्योंकि फैसले नहीं मानने थे, लेकिन इस फैसले में आप लोगों को भी अपना वोट बैंक स्थिर होता दिखाई पड़ता है, इसलिए मानते हैं। ये आरोप भी सीधे तौर पे लग रहा है। भास्कर जी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना कोई मतलब ये मान के कोई गुनाह किया हम लोगों ने? बिल्कुल नहीं किया सर, बिल्कुल मानना चाहिए, न्याय व्यवस्था का हाल मानना चाहिए, लेकिन बात ये है जैसे कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, आप लोग कहां तक गए अपने बचाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल नहीं घुमाना सर, मैं बिल्कुल मानना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। मुसलमान लोगों से सुनिए, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद खुलेआम कहता है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हिंदू लोगों का वोट चाहिए। पहला बात यह है कि मुसलमान लोग कहां वोट देते हैं? टीएमसी को। आप चुनौती दे रहे हैं, हुमायूं कबीर बोल रहा है कि ममता बनर्जी को हम चुनौती दे रहे हैं, हम खड़े करेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे, जैसे बिहार में एमआईएम जैसे किया, यहाँ पर भी क्या है कि मुसलमान वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी का ये साजिश है। आप बात को समझ लीजिए, क्योंकि पूरा हिंदू मुसलमान मिल के वोट देते हैं। सर जब 70-30 का नारा हुमायूं कबीर ने दिया था मुर्शिदाबाद में, भास्कर जी जब 70-30 की बात कही थी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने, उस वक्त टीएमसी ने या फिर ममता दीदी ने ये फैसला क्यों नहीं लिया था? उस वक्त भी तो विभाजन की बात हुई थी। भास्कर जी ये डबल स्टैंडर्ड हो रहा है ना फिर तो। भास्कर जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, तो उस समय 70-30 की जब बात की थी तब क्यों नहीं ये फैसला लिया गया? सुनिए जी, बीजेपी जानता है कि बड़े काम बता दीजिए जो ममता दीदी मुसलमानों के लिए किए हैं, 5 या 3 बड़े काम बता दीजिए जो फिरोज जी एक सेकंड को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। फिरोज जी मैं आता हूं आपके पास में, फिरोज जी आता हूं, हाँ जल्दी से भास्कर जी। हाँ नहीं मिलेगा मुसलमानों का लोगों का वोट नहीं मिलेगा, ये जानते हैं, तब मुसलमानों का वोट तोड़ने के लिए ये हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी गांव में जाइए। ठीक है जल्दी से प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि साहब वोट तोड़ के उनको फायदा होगा, ये सियासी खेल खेला जा रहा है। प्रकाश जी जल्दी से। भास्कर का कह रहे हैं कि आज कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, आपकी पार्टी के नेता, चाहे वो फिराद हकीम हो, अराबुल हो, सिद्दीकुल्ला हो, तहा सिद्दीकी हो, चाहे शेख शाहजहां जैसा आदमी हो, आपकी पार्टी के लोगों ने जो आतंक फैलाया उस पर आपने क्या कार्रवाई की? नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन की अगर बात करें तो आज वहां से बेलडांगा में मस्जिद निर्माण के दौरान जो बातें की गई कि हम शहादत दे देंगे, बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, एक ईंट नहीं हिलने देंगे, ये आपत्तिजनक बयान पर क्या आपकी पार्टी की ओर से, आपके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिरोज अहमद वक्त जल्दी से इस बात को लेकर कि पूरा जो बंगाल में आज एक तरीके से इस मस्जिद की नींव रखते समय, फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी मेरा सवाल आपसे बड़ा पॉइंटेड है, फिरोज जी मेरा सवाल आपसे पॉइंटेड, थोड़ा वक्त की सीमा है। फिरोज जी मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है आपसे कि क्या देश का मुसलमान इस प्रकार के मसले के साथ खड़ा हुआ है जो आज बंगाल के मुर्शिदाबाद से हमको देखने को मिला? पॉइंटेड सवाल है क्योंकि वक्त की सीमा थोड़ा सा। हाँ देखिए ऐसा है जी, ऐसा है, देखिए मैं मुसलमानों को ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पर बात कह सकता हूँ कि जो काम हुमायूं कबीर ने किया है यहाँ वेस्ट बंगाल में, आम मुसलमान उसके साथ नहीं है, उसके ऊपर लानत भेज रहा है
और उसको आग कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मुसलमानों भास्कर जी प्लीज, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है सर, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जल्दी से फिरोज जी। हाँ, अपनी सरकार चलाती रहे। मुसलमान कहीं से कहीं तक इस मुद्दे के साथ नहीं खड़ा है, अगर खड़ा होता तो पता चल जाता। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, बहुत जल्द वापस आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। क्या खाएगा? डैडी नूडल। ऑर्डर ले ले भाई, वो छोटू चिंटू जो भी है, रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नई दिल्ली में आज ST लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से नए भारत के लिए गुलामी की मानसिकता को पछाड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बीते एक दशक में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए एक नजीर पेश की है। नई दिल्ली में HT लीडरशिप समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के ग्रोथ इंजन भारत की उपलब्धियों को सराहा। 8% से अधिक विकास दर के आंकड़े को PM ने उस मूलभूत बदलाव का परिणाम बताया जो भारत में एक दशक में आया है। PM ने कहा कि आज भारत गुलामी की मानसिकता से छुटकारा हासिल करके आगे बढ़ रहा है। इस मानसिकता का उदाहरण देते हुए PM ने कहा कि आज भारत की जबरदस्त ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं कहा जाता, लेकिन जब भारत की विकास दर बहुत कम थी तब इसे हिंदू संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। PM ने कहा कि गुलामी की मानसिकता ने शासन की अप्रोच को भी नुकसान पहुंचाया। PM ने कहा कि 2014 के बाद देशवासियों पर विश्वास और उन तक पहुंचने की नीति को आगे बढ़ाया गया है। PM ने बैंकों और बीमा कंपनियों में पड़े आम लोगों के हजारों करोड़ रुपए उन्हें ढूंढ कर उन तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा। सौर ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बीते एक दशक में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने वाराणसी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मिसाल दी। 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर जितना कार्बन उत्सर्जन रुकता उतना इस पहल से अकेले काशी में रुक गया है। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। पीएम ने कहा कि हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज के दौरान राहुल गांधी को न्योता नहीं दिए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाया, तो राहुल गांधी के संविधान पर दिए गए बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को तथ्यों के आधार पर घेरा है। इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के मुद्दे पर सोनिया गांधी के बयान पर भी भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस की गलतियों को अब मौजूदा वक्त में भाजपा की सरकार सुधार रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित न किए जाने पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा नेता का आरोप है कि अक्सर अपने संवैधानिक पद की मर्यादा न रखने वाले कांग्रेस नेता को अचानक अपनी भूमिका का याद आना हास्यास्पद है। कांग्रेस के विरोध को गैर जरूरी बताते हुए भाजपा ने इसे महज राजनीतिक करार दिया है। 15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था, वो वहां नहीं गए। इसके बाद 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025, आप वहां भी नहीं गए। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि आप वहां उपस्थित हो? वहीं सोनिया गांधी के बीजेपी पर इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप पर भी भाजपा नेता ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। अपनी गलत नीतियों की वजह से भारत की भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आने दी, यह है लेगेसी। इस पे सोनिया गांधी जी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जो ऐतिहासिक भूल चाचा नेहरू जी ने करी है, उनका भुगतान करते हुए सुधार कर रहा है, जैसे अनुच्छेद 370 के बारे में मैंने आपको बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी के संविधान को बचाने के बयान पर भी जवाब दिया और कहा कि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी कार्य यदि किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने संविधान की हत्या की, संविधान पर जंजीरें लगा दी थी, वो कांग्रेस के नेता को कोई अधिकार नहीं है संविधान पर बोलने का। संविधान को एक बार खतरा हुआ तो कांग्रेस से हुआ। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। हालिया बयानों के बाद भी बीजेपी ने तथ्यों को सामने रखकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडिगो एयरलाइंस की लगातार कैंसिल होती फ्लाइट्स का सिलसिला आज भी काफ़ी हद तक जारी रहा, तो बीते दिनों के मुकाबले में स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने हालात को सुधारने के लिए कंट्रोल रूम बनाया, तो तय दूरी के लिए किराए की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। सरकार ने इंडिगो से कैंसिल फ्लाइट की रकम को तुरंत रिफंड करने का आदेश दिया, तो इंडिगो ने भी हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है। इस बीच यात्रियों को आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इंडिगो एयरलाइन कंपनी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके कारण शनिवार को भी इंडिगो की उड़ान में देरी और रद्द होने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने शनिवार को घोषणा की है कि वो हाल के व्यवधानों के बाद देश भर में अपनी संचालन व्यवस्था को तेजी से सामान्य कर रही है। एयरलाइन के मुताबिक शनिवार को उड़ान रद्द होने की संख्या 850 से कम हो गई है, जो पिछले दिन की तुलना में काफी कम है। कोई मैसेज नहीं है, मैसेज है फ्लाइट ऑन टाइम, फ्लाइट ऑन टाइम। इतना झूठ कि ये भी बोला कि क्रू पायलट हमने अरेंज कर लिया है, वो आ रहा है, फिर बोला पायलट एक्सीडेंट हो गया, ये और बैगेज यहाँ रख रहे हैं। ये बोल देते कि फ्लाइट नहीं है, कैंसिल कर देते, हम कोई और हॉपिंग फ्लाइट करते। इमरजेंसी में मेरी बिटिया की एंगेजमेंट है, हमने मुंबई पहुंचना है, वो तो कैंसिलेशन और वो तो बाद में कर लेंगे, पर कोई यहाँ बात करने को नहीं है। देखो देयर इज ऑन काउंटर, कैसे बात करें। इस बीच शनिवार को नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि केंद्र सरकार इंडिगो की सेवाओं में आई रुकावट को लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में रुकावट के कारण यात्रियों को हुई परेशानियों को बहुत गंभीरता से लिया है। डीजीसीए के FTTL आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। एयर सेफ्टी से समझौता किए बिना और यात्रियों के हितों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मंत्रालय में एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। भारत सरकार ने इस रुकावट की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। वहीं नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी से जारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइनों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई भी रीशेड्यूलिंग शुल्क न लें जिनकी यात्रा योजनाएं उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उड़ानों के रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यानी यात्री के निवास या चुने पते पर पहुंचा दिया जाए। विमानन क्षेत्र में चल रहे मौजूदा व्यवधान के बीच कुछ एयरलाइंस द्वारा असामान्य रूप से अधिक हवाई किराया वसूले जाने की शिकायतों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया है।
यात्रियों को अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपने नियामक अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू किया है। अब एयरलाइंस डोमेस्टिक शेड्यूल से ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगे। 500 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए, वही 500 से 1000 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 12,000 और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 15,000 तय किया गया है। इंडिगो के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए भारतीय रेलवे भी एक्टिव हो चुका है। यात्रियों की सहूलियत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेन में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। इसके तहत दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टायर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय को जोड़ने का काम करने वाली है। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ये रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा कई मायनों में खास हो गई है। दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं, इसका फायदा बहुत बड़े स्तर पर भारत को जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। डिफेंस सेक्टर से लेकर व्यापारिक गतिविधियों में हुए समझौते 2030 तक $100 अरब का जो व्यापारिक लक्ष्य तय किया गया, उसको जल्दी हासिल करने में बहुत मददगार साबित होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों की मित्रता को नई मजबूती दी है। रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 7 क्षेत्रों में 16 समझौते हुए। विशेषज्ञ मानते हैं कि समझौतों के जरिए दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संबंधों में नया आयाम जुड़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा काफ़ी सफल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल के बाद जो ये यात्रा हुई है, इसके कई ठोस परिणाम निकले हैं। सबसे मुख्य परिणाम यही है कि अब दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोनों देशों के व्यापार के जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए। The agenda of discussions was very wide. It included bilateral relations, it included global issues, the Russia-Ukraine conflict and how to bring peace to that region which has been seeing conflict for the last about 4 years. That was also discussed. पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए अपने कूटनीतिक जो पूंजी है उसको बहुत रिफाइन किया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, MOUs, डिफेंस डील्स, ये सब तो होंगे ही, लेकिन इस तरह से श्रेष्ठता से जो भारत ने रशिया के साथ अपनी एक सामरिक चुनाव के तहत अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। रूस के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी घनिष्ठता का असर वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी देखने को मिला, जहां रूसी विभाग के छात्रों और शिक्षकों में विशेष उत्साह रहा। छात्रों ने पुतिन की यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रूसी भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब रूस की यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। शिक्षकों ने भारत रूस संबंधों को ऐतिहासिक और मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई कि ये सहयोग आगे और बढ़ेगा। छात्रों ने रूसी अभिवादन शैली का उल्लेख करते हुए भारत रूस दोस्ती को भाई भाई की भावना वाला रिश्ता बताया और कहा कि नई दिल्ली में रूसी भाषा से जुड़ी नई शाखा खुलने से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं रूसी भाषा, उनके लिए, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए रूस इस एजेंसी के थ्रू रूस की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ सकेंगे। और हम लोग बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को रशियन पढ़कर, और
आगे भी इसमें हम अच्छा स्कोप देखना चाहेंगे और ट्राई करना चाहेंगे। भारत और रशिया का हमेशा से जो संबंध है वो अच्छा रहा है और चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये रिलेशन और ऐसा ही बरकरार रहे। दिल्ली में एक ब्रांच खुल रही है जिसकी वजह से बहुत एक हेल्प होगा और हम भाई भाई का बहुत यूज़ करते हैं, तो रशिया इंडिया ब्राच्या ग्लास बीच है। अनोखे ऐतिहासिक संबंधों के साथ रूस के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा कई अहम क्षेत्रों में आपसी सहयोग के जरिए दोनों देशों की मित्रता को नया आयाम देने वाली साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या खाएगा? ऑर्डर ले ले भाई। वो छोटू चिंटू जो भी है, रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस वक्त की एक अच्छी खबर से आपको वाकिफ कराते हैं। भारत ने तीसरे क्रिकेट वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 271 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 40वें ओवर में ही हासिल कर लिया। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार गुजरात के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में शामिल हुए और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के केवड़िया में 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता पद यात्रा का भव्य समापन समारोह हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एकता पद यात्रा में हिस्सा लिया। करमसद से केवड़िया तक 180 किलोमीटर की पद यात्रा में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड के दौरे पर भाजपा की कोर कमेटी के साथ बैठक की। साथ ही पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने बाबाधाम में विशेष पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागालैंड दौरे के बाद कहा कि हॉर्निबल फेस्टिवल राज्य की समृद्ध संस्कृति और आर्थिक क्षमता का सिर्फ एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नागालैंड की असली ताकत वहां के लोगों और उनकी धरोहर में बसती है, जिसे दुनिया को जानना और अनुभव करना चाहिए।
क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 और 5 दिसंबर को बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान चारों देशों ने आतंकवाद को मानवता विरोधी अपराध बताते हुए कहा कि किसी भी रूप में आतंकी गतिविधियों, उनके नेटवर्क, वित्त पोषण, हथियार उपलब्ध कराने और प्रचार प्रसार को सख्ती से रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित बीजापुर और अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने ग्राम पल्लेवाया में नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया है। ये वही इलाका है जो लंबे समय तक माओवादियों का कोर जोन रहा। कर्नाटक की बेलगावी में अग्निवीर वायु के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर वायु को सम्मानित भी किया गया। परेड को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद के लिए भारतीय सेना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैंट स्थित इंजीनियर्स स्टोर्स डिपो से 3 सेट बेली ब्रिज कोलंबो भेजे गए हैं। ये पुल निवासियों, राहत दलों और पुनर्वास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेंगे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।